नमस्कार, खेत खलियान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किसान भाई, इस समय जो पशुपालक किसान भाई हैं वो एक विचित्र समस्याओं से जूझ रहे हैं और एक भय का वातावरण बना हुआ है कि कई राज्यों में लंपी नाम का रोग उनके जानवरों में फैल रहा है और जानवर मर रहे हैं और ये बहुत ही संक्रामक और बहुत ही घातक बीमारी है। क्या है बीमारी, क्या है लक्षण, कैसे बचाव कर सकते हैं, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधेंदु। आप पशु चिकित्सक हैं मुजफ्फरपुर में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है कार्यक्रम में। इस समय जो एक पशु पालक किसानों में खास करके देखने को मिलता है, एक भय का वातावरण बना हुआ है कि लंपी रोग कहीं उनके जानवर को न हो जाए। तो क्या है ये बीमारी, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं इस बीमारी के कारण के बारे में बताना चाहूँगा। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसको वायरस भी विषाणु को बोलते हैं। वायरस से भी ज़्यादा लोग समझ जाएंगे। और यह एक इसका जो टेक्निकल है कि यह एक पॉक्स वीरिडी फैमिली का वायरस है और कैप्री पॉक्स वीरिडी जीनस से संबंधित है। और इसका जो स्पेसीज है इस वायरस का, उसका नाम लंपी स्किन डिजीज वायरस है। यह वायरस इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा लोगों को कि हम लोगों के यहाँ यह नया है, लेकिन सबसे पहले 1929 में साउथ अफ्रीका में जाम्बिया एक कंट्री है, वहाँ इसका रिपोर्ट हुआ था। और उस समय से लगातार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के विभिन्न देशों में यह लोग किसानों को प्रभावित करता रहा है, किसानों को परेशान करता रहा है। एशिया में सबसे पहले इसका आगमन 2019 में हुआ था। चाइना, बांग्लादेश और भारत भी इससे प्रभावित हुआ था उस समय। और उसके बाद अभी 2022 में यह भारत के लगभग 7-8 राज्यों में अपना कहर बरसा रहा है। लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और 2019 में जो इसका प्रभाव था उसकी तुलना में इस बार थोड़ा यह ज़्यादा घातक है। उस बार इतनी परेशानी नहीं हुई थी। उस बार भी यह मीडिया में आया था, लेकिन इतना ज़्यादा उस समय जानवरों में इसका प्रभाव नहीं था जितना इस बार है। डॉक्टर साहब, जैसे लंपी डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं कि ये जब 19 के बाद भारत में प्रवेश किया तो उतना घातक नहीं था, लेकिन इस समय वर्तमान परिस्थिति में काफ़ी घातक है। तो इस बीमारी को हमारे पशुपालक लोग कैसे पहचानेंगे, क्या लक्षण है इसके? इसमें सबसे पहले तेज़ बुखार होता है। जो किसी भी वायरल डिजीज़ में हम लोगों को भी जो कोई वायरस से वायरल फीवर होता है तो काफ़ी तेज़ बुखार होता है। और जानवर जब इससे प्रभावित हो जाता है तो इसका हर एक बीमारी का कुछ है कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर प्रभावित होने के 5 से 7 दिनों के बाद इसके लक्षण प्रकट होना शुरू होते हैं। सबसे तेज़ बुखार रहता है और बुखार के साथ साथ ही शरीर पर शुरू में, जैसे किसान अर्टिकेरिया उसको इंग्लिश में बोलते हैं, जूनपिट्टी हिंदी में बोलते हैं, जिस तरह का पूरे शरीर में हो जाता है तो किसान इससे पहले से भी जानते हैं कि जूनपिट्टी अर्टिकेरिया क्या होता है। लेकिन वो जो होता है वो कुछ समयों में या कुछ हम लोग एविल या एंटीहिस्टामिन कुछ दे देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। इसका उस पर असर नहीं होता है। यह जब एक बार हो जाता है तो कम से कम 1 सप्ताह से 10 दिनों तक यह उसके शरीर पर रहता है। आपका जानवर में काफ़ी तेज़ बुखार हो गया है जो 105, 6, 7 डिग्री तक जा सकता है। उसके बाद पूरे शरीर में आपको एक नोड्यूल की तरह जो आपके स्किन पर है, जो जानवर का चमड़े का ऊपरी सतह है, उस पर गर्दन से लेकर पूरे शरीर में एक नोड्यूल की तरह बन जाता है। और वो
सबसे पहले है कि बुखार होगा। अगर आपका जानवर दुधारू है तो उसके दूध में कमी हो जाएगी, और आँख नाक से भी थोड़ा सा उसमें लैक्रिमेशन आँख से और मुंह से थोड़ा सलाइवेशन भी होने लगता है। तो जैसे इस तरह के लक्षण दिखाई दें, और साथ साथ में शरीर पर चकत्ता या जैसा दिखाई दे जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है, नोड्यूल से उनको हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं किसानों को, लेकिन अगर चकत्ता हो जो कि धीरे धीरे बड़ा हो जाए, 2 से 5 सेंटीमीटर का हो जाए और वो परसिस्ट कर रहा है, वो आप कोई भी दवा दे रहे हैं उससे ख़त्म नहीं हो रहा है, तब आपको समझना चाहिए कि हमारा जानवर लंपी स्किन डिजीज़ से भी प्रभावित हो सकता है। और इसमें बगैर समय गंवाए हुए निकट के जो भी पशु चिकित्सालय आपका है वहाँ पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनको इसकी सूचना दें। डॉक्टर साहब, ये तो रही लक्षण की बात, लेकिन जैसे ही लक्षण प्रकट होगा तो इसका क्या उपचार है? हमारे किसान भाई जैसे डॉक्टर साहब जो भी संपर्क में आएंगे उनको बुला करके दिखाएंगे, लेकिन तत्कालिक रूप से उनके द्वारा क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, कोई भी जो वायरल डिजीज होता है उसका कोई उपचार, स्पेसिफिक कोई उपचार नहीं है। हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या लक्षण के अनुसार इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब लक्षण जैसे अगर बहुत हाई फीवर है, उसको बुखार उसको बहुत ज़्यादा है, या फिर उसके जानवर को थोड़ा शरीर में दर्द भी हो जाएगा, बुखार ज़्यादा रहेगा, तो और दूसरी एक डर रहती है कि वायरल डिजीज होने के बाद सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने का डर रहता है। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बुखार को कम करने के लिए जो बुखार उतारने की दवा, एंटीपायरेटिक दवा है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कुछ एंटीहिस्टामिनिक है इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले चिकित्सा इसमें चूँकि बहुत अहम चीज़ नहीं है, वो आपको चिकित्सक सलाह देंगे हो जाने के बाद। होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हम अगर आप चाहिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यही है, क्योंकि इसका जो फैलाव होता है, ये एक इसका जो ट्रांसमिशन होता है एक डिजीज़ जानवर से दूसरे जानवर में, एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ बोलते हैं। वेक्टर का मतलब होता है सरल भाषा में कि वैसा इंसेक्ट, वैसा कीड़ा मकोड़ा जो कि खून चूसता है, और जानवरों में खून चूसने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, एक तो मच्छर है हमारा, मच्छर के अलावे कुछ मक्खियाँ हैं। मक्खियाँ जो हम लोगों को तो खुद नहीं चूसने आती है, लेकिन जानवरों का खून चूसती है। और तीसरा जो टिक्स होता है, जिसको हम लोग अठोरबा भी बोलते हैं या किलनी चमोकन बोलते हैं देहाती भाषा में, वो है। तो सबसे पहले जो है जो हमारे हाथ में है, जो पशुपालकों के हाथ में है, जो कर सकते हैं वो यह कर सकते हैं कि मच्छर से दूर रखें अपने जो भी जानवर है उसको। अगर मक्खी है, मच्छर है, अगर किसी भी टिक्स एंड माइट्स है, अठोरबा है, चमोकन है, किलनी है, उसके लिए जो दवाएं मार्केट में आती हैं वो या पशु चिकित्सालय में उपलब्ध हैं, उसका इस्तेमाल करें। दूसरा है कि मच्छर मक्खी नहीं आए, इसके लिए आप अपने जहाँ जानवर को बांधते हैं उस स्थान को साफ़ सुथरा रखना सबसे ज़रूरी है। साफ़ सुथरा अगर गंदा रहेगा तो मक्खी मच्छर या अठकोरबा सब ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए आप नीम का पत्ता जला के उसका धुआं करके, या फिर जो अठकोरबा का दवा मार्केट में उपलब्ध है उसको जैसे जानवर पर भी लगाइए, और अपने और जो आपका खटाल है या बथान है या जो काउसेड है उसको भी डिसइंफेक्ट उससे कीजिए। उसके बाद फेनाइल का भी इस्तेमाल करके हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो सफाई रखना, और अपने जानवर को मच्छर हो, मक्खी हो, या जो डिफरेंट टाइप के टिक्स हैं, अठकोरबा है या चमोकल किनली है, इससे दूर रख के आप अपने जानवर को बचा सकते हैं। इसका ट्रांसमिशन हालांकि दूषित भोजन और पानी से भी होता है, या उसका जो जानवर का बेडिंग है जिस पर वो बैठता है उससे भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एस्टैब्लिश्ड इसका इसको फैलाने में जो एजेंट है वो आपका खून चूसने वाला मक्खी, मच्छर या टिक्सी है। तो हम लोग सबसे पहले इसके बचाव के लिए कर सकते हैं।
और दूसरा बचाव का तरीका वैक्सीनेशन है। तो अभी तक संजोग से हम लोग के यहाँ यह समस्या इतनी नहीं आई है। हम लोग के नज़दीक में उत्तर प्रदेश तक रिपोर्ट हुआ है, इसलिए पूरा विभाग इसके लिए अलर्ट है। पूरा विभाग पशुपालकों को भी घर घर जाके, उनके घर तक जाके पूरा महकमा, पशुपालन महकमा इसमें लगा हुआ है कि उनको समझाया जाए बीमारी क्या है, इससे बचाव क्या किया जा सकता है, हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बताया कि लंपी बीमारी जो है वो वायरस जनित है और मौसम परिवर्तन हो रहा है। अभी हम गर्मी से बरसात की ओर जा रहे हैं, फिर बरसात से जाड़े की ओर जाएंगे, तो जानवरों के ऊपर इसका भी क्या, इस बीमारी का कोई प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, वायरस पर तो इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो हम पहले बताए कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में जो फैलाव होता है, वो मक्खी, मच्छर और जो टिक्स हैं, अठोड़वा हैं, उनके काटने से होता है। तो इस सब चीज़ का किसानों को भी यह पता है कि जब जिस समय मौसम बारिश का रहता है, मौसम में नमी ज़्यादा रहती है, उस समय मक्खी, मच्छर और टिक्स सब का प्रकोप बढ़ गया रहता है। तो जैसे जैसे जाड़ा आएगा वैसे वैसे चूँकि मक्खी, मच्छर और इसके संख्या में कमी आएगी, तो इसके फैलाव में भी कमी आने की संभावना है। डॉक्टर साहब, आहार का प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप व्यवस्था की बात कर रहे थे कि सही जगह से उनको रखना है, ऐसे जगह पे नहीं रखना जहां उनको फैलाव हो, खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर लंपी बीमारी हो जाए किसी जानवरों में, तो क्या उसके आहार की व्यवस्था करना चाहिए किसान भाइयों को? देखिए, आहार में तो सबसे पहले है, लंपी बीमारी हो जाएगा तब तो वो खाना ही छोड़ देता है इसमें। लेकिन उसको जो इससे रिकवर कर रहा है या खाने की स्थिति में है, उसको पोषक तत्वों से भरपूर खाना देना चाहिए। और इसके अलावे कुछ जो मल्टीविटामिन होते हैं, वो पशु चिकित्सक के सलाह से कुछ पिलाने वाला भी होता है, वो भी उसको मिलना चाहिए। और मल्टीविटामिन के साथ साथ आप जो मिनरल है, जो अपने पशु के स्वास्थ्य को अच्छा, या जो ज़्यादा दूध देने वाली गायों के लिए आप जिस तरह का पोषक तत्व का इस्तेमाल करते हैं, वो एक बीमार पशु के लिए भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि जल प्रदूषण यानी प्रदूषित जल पीने से भी लंपी नाम का बीमारी का फैलाव होता है, और ये बरसात का मौसम है। हमारे बिहार के ग्रामीण जो हैं ज़्यादातर अपने जानवरों को तालाब में या नदी में या जहाँ पानी का उपलब्धता होता है वहाँ ले जाते हैं, चराते हैं और पानी पिलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे बचाव करेंगे? बीमारी के फैलाव के संबंध में यह इस्टेब्लिश्ड अभी नहीं हो पाया है कि इसी से फैलता है, लेकिन लोगों ने संभावना जताई है कि यह दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से भी फैल सकता है। फैलने के लिए तो इसका इस्टेब्लिश जो अभी मेथड है वो मैकेनिकल ट्रांसमिशन है। जो वेक्टर बॉन्डी वेक्टर्स हैं वो काटते हैं एक बीमार पशु को, और उसके बाद जब वो फिर दूसरे किसी स्वस्थ पशु को काटेंगे तो इस तरह से बीमारी का फैलाव होता है। लेकिन अभी के समय में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, जहाँ भी सामूहिक रूप से पशु जाते हैं पानी पीने के लिए, वो उन स्थलों का जो नदी है या तालाब है उससे बचे तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, आवास व्यवस्था, जैसे कि अगर 4 गाय, 5 गाय, 10 गाय लोग रखते हैं, खटाल खोल करके अपने बिहार में रखते हैं, अगर किसी एक जानवर को कोई बीमारी हो जाए तो दूसरे में भी फैल सकता है। तो ऐसी स्थिति में सावधानी के तौर पर, जबकि लंपी बिहार में अभी कदम नहीं रखा है, तो इसमें किसान भाई को क्या करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जानवर रखे हुए हैं और एक ही साथ बांधते हैं, उनका खटाल एक ही तरह का होता है, तो उसमें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले तो खटाल का वैसे भी साफ़ सुथरा पर ध्यान दें, वो उसमें मक्खी मच्छर नहीं आए। मक्खी मच्छर आता है तो किसानों को पता लग जाता है, जानवर जैसे उसको काटेगा जानवर चैन से नहीं रहेगा और रेस्टलेस हो जाता है। तो आप प्रयास कीजिए कि मक्खी और मच्छर और जो भी किसी तरह के टिक्स हैं, अठोड़वा जिसको कहते हैं, उससे अपने पशुओं को दूर रखें, मुक्त रखें। और अगर किसी पशु में किसी भी तरह का लक्षण, अब चूँकि हो सकता है कि आपको किसी एक साथ शरीर पर उसका नोड्यूल्स दिखाई नहीं दे, जो लंपी स्किन डिजीज़ का
मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, केवल बुखार से भी शुरू हो सकता है। तो अगर किसी एक जानवर को आपको तेज बुखार हो जाती है और दूसरे लक्षण नहीं भी नज़र आए हैं, लंपी स्किन डिजीज में उसके जो पैर हैं उसमें भी फुलाव हो सकता है, उसका जो घुटना है वो भी फूल सकता है, चलने में भी लंगड़ा सकता है। तो अगर कोई भी जानवर आपका आज के समय में बीमार होता है तो यथासंभव उसको अपने स्वस्थ पशुओं से दूर रखें, और जब तक वह सही नहीं हो जाता है तब तक आप उसको फिर से जब स्वस्थ हो जाता है, पहले की तरह खाने लगता है, तभी उसको शामिल करें अपने हर्ड में। डॉक्टर साहब, इस समय उत्तरी बिहार में खासकर कई ऐसे ज़िले हैं जहां जो पशुपालक किसान भाई ये देखते हैं कि रात के समय में अपने जानवरों को बाहर सुलाते हैं, बाहर रख देते हैं, खुले में रख देते हैं, खुले आसमान के अंदर रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना बनती है इस बीमारी के फैलाव का या रोकथाम के बीच में क्या कड़ी हो सकता है? देखिए, जब खास के हम लोग दुर्गा पूजा के बाद दुर्गा पूजा तक, अब दुर्गा पूजा भी कभी कभी 15 दिन आगे होता है, कभी 15 दिन पीछे होता है, तो हम लोग सलाह देते हैं किसानों को, और किसान को कहते हैं कि खाना पीना खिला के आप अंदर बांध दीजिए। उनका सबसे बड़ा एक शिकायत होता है कि इतना मच्छर परेशान करता है कि जानवर घर में रहना ही नहीं चाहता है। अब दूसरा है कि इसमें जानवरों की एक आदत भी बन जाती है बाहर रहने का। शुरू में तो अच्छा लगता है उनको बाहर रहना, और लोग भी, किसान भी बाहर सो जाते हैं, लेकिन ओस भी गिरना शुरू हो जाता है कुछ समय के बाद। और इसमें 10 बजे 11 बजे के बाद आप देखिएगा कि जानवर को ठंडा लगने लगता है। आप सुबह में उठिएगा उस समय तो जानवर का पोस्चर देख के, उसका शरीर देख के आपको पता चल जाएगा कि जानवर को ठंड लग रहा है। 1-2 दिन तो समस्या नहीं है, लेकिन यह क्रम अगर 15-20 दिनों तक चला तो बहुत सारे जीवाणु विषाणु हम लोग के शरीर के अंदर रहते हैं, और हम लोग का जो शरीर है या जानवर का शरीर है वो अपने प्रतिरक्षा क्षमता के द्वारा उसको दबाए रखता है। लेकिन आप 15-20 दिन 25 दिन जानवर को स्ट्रेस में, इससे होता क्या है कि जानवर स्ट्रेस में आता है। अब 10-11-12 बजे तक उतना ठंडा नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद मौसम, टेम्परेचर भी गिरने लगता है, ओस भी गिरने लगता है, कुल मिला जुला के जानवर थोड़ा ठंड का अनुभव करने लगता है। यह प्रक्रिया अगर 15-20 दिनों 1 महीने तक चले तो जानवर अंदर से थोड़ा सा उसका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। बहुत सारे डिजीज़ जो ब्लड प्रोटोजुअल डिजीज़ हैं, जिसको गांव देहात में लोग सर्रा के नाम से कहते हैं कि सर्रा हो गया, तो इसका भी बहुत सारा शिकायत देखने को मिलता है हम लोगों को दुर्गा पूजा से लेके और छठ के आसपास में। जनरली 15 नवंबर के बाद तो लोग बाहर बांधना बंद कर देते हैं 9-10 बजे के बाद, लेकिन यह काम लगभग 15-20 सितंबर के बाद, या आपको खुद अगर लग रहा है कि हम बाहर में अगर बैठे सोए हुए हैं और 10 बजे के बाद एक चादर ओढ़ लेते हैं, तो जानवर को भी आप कहिएगा कि हम एक चट्टी ओढ़ा के छोड़ दिए हुए हैं, लेकिन वो जानवर चट्टी को किसी समय भी गिरा लेता है, और रात भर अगर उस तरह से रहेगा तो हम लोग फील्ड कंडीशन में देखते हुए लोगों को समझाते भी हैं और देखे भी हैं कि केवल इस प्रैक्टिस को दूर करके कि आपका जानवर 15 सितंबर के बाद से रात में उसको आप बांधना घर में शुरू कर दीजिए। 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक आप बाहर छोड़ सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद घर में रखिए, फिर सुबह में 4 बजे बाहर आप कर सकते हैं उसको। तो यह अगर प्रक्रिया किसानों के द्वारा अपनाई जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ से निजात पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इस समय जो है सितंबर माह में मौसम का परिवर्तन हो रहा है, तो इस मौसम परिवर्तन में जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि अगर खुले में जानवरों को बांधते हैं तो उनका जो क्षमता है रोग रोधी का वो घट जाता है। तो इस समय खासकर किसानों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, चूँकि मौसम परिवर्तन होने के बाद जैसे मनुष्यों के ऊपर प्रभाव पड़ता है वैसे ही जानवरों पर भी पड़ता होगा। दूध का हो सकता है, दूध उत्पादन में भी उसका असर दिखता हो, उनके स्वास्थ्य संबंधी उसका भी एक कारण बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए किसान भाइयों को? नहीं, सबसे पहले तो जो मैंने कहा कि उनको 15 सितंबर के बाद हम लोग सलाह देते हैं कि आप उसको रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक भी बाहर छोड़ सकते हैं, लेकिन जब खुद सोने जाते हैं उससे पहले घर में कर दीजिए। और चूँकि एक लंबे समय तक स्ट्रेस में रहेगा तो आपके दूध के उत्पादन में भी कमी होगा। दूध के उत्पादन के अलावे जो बीमारी से बचा जा सकता है, जो शरीर
खुद उसको कंट्रोल किए हुए है। अगर लंबे समय तक 1-2 दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एक लंबे समय तक अगर जानवर स्ट्रेस में रहा तो फिर वह जो बीमारियां वो अपने रोग निरोधक क्षमता से दबाए हुए है, वो बीमारियां भी सामने आना शुरू हो जाएंगी, जिसमें कि खास के ब्लड प्रोटोजोअल डिजीज़ इम्पोर्टेंट है। इसको किसान ब्लड प्रोटोजोअल डिजीज़ नहीं समझते होंगे, लेकिन सर्रा नाम से वो लोग समझते होंगे। तो यूजुअली जो इस तरह की बीमारियां हैं उसको, और दूध में भी उत्पादन, अगर वो जानवर स्ट्रेस में रहेगा, मेन है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है उस जानवर को। उस टेम्परेचर को मेंटेन में अगर उसका बहुत सारा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा तो दूध में भी कमी आएगी। अब जब जैसे जाड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दूध में कमी आ जाती है, तो उस खाना आप बढ़ा भी देते हैं फिर भी दूध में कमी आती है। उसका एक ही कारण है कि शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने में जो आपका भोजन से ऊर्जा मिला वह बहुत हद तक उसमें चला जाता है। तो यही चीज़ अभी भी अगर थोड़ी कम मात्रा में हो रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि लंपी नाम की जो बीमारी अभी चली है उसका आप बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन अभी तक हिंदुस्तान में इस तरह का कोई इजाद नहीं हुआ है, इसलिए जानवरों को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अन्य कई ऐसी बीमारी हैं जिसका टीकाकरण जानवरों में हो रहा है, तो उसका क्या समय है और टीकाकरण समय से कराने के लिए किसानों को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा मैंने नहीं कहा कि भारत में इसका इजाद नहीं हुआ है या यह नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी तक ये हम लोगों के लिए समस्या नहीं था। यह समस्या अफ्रीकन कंट्री के लिए ही था। 2019 में हम लोग के यहाँ आया था और उस समय वैक्सीनेशन हुआ भी था, और इसके लिए जो गोट पॉक्स वैक्सीन है उसी का इस्तेमाल किया जाता है, और भारत में इसका निर्माण भी हो रहा है और काफ़ी अच्छे माने क्षमता है। चूँकि एकाएक इस बार हो गया है इसलिए, लेकिन भारत में वैक्सीनेशन बन भी रहा है। बिहार में भी आपको 2019 में कुछ इसमें अगर कहीं कुछ केसेस मिलते हैं तो उसको रिंग वैक्सीनेशन कहते हैं। जैसे एफएमडी है, तो एफएमडी हम लोग के लिए बहुत पुराना समस्या है और इसको इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना कार्यक्रम चला रखा है पोलियो की तरह। तो उसके लिए रूटीन वे में इसका वैक्सीनेशन होता है। लंपी स्किन डिजीज चूँकि यह एक नई चुनौती है, इसके लिए इसका रूटीन वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन जहाँ कहीं भी रिपोर्टेड हो रहे हैं, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ जहाँ काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई है वहाँ वैक्सीनेशन भी हो रहा है। और हम लोग के यहाँ भी अगर इस तरह की समस्या आएगी तो हम लोग इसका वैक्सीनेशन करेंगे। वैक्सीनेशन अभी तक इसलिए नहीं हो रहा था, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि यह हम लोग के लिए एक नया समस्या उत्पन्न हुआ है, जो पहली बार 2019 में भारत में नज़र आया। इससे पहले भारत का समस्या नहीं था। यह समस्या 1929 से शुरू था, लेकिन वह अफ्रीकन महादेश में ही के विभिन्न देशों में यह समस्या थी। इसलिए यहाँ इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी। यहाँ वैक्सीन भारत में बनता है। भारत तो वैक्सीन का अब हब बन चुका है, और हम लोग कुछ ही समय में अगर दूसरों को भी ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से वैक्सीन प्राइवेट कंपनी भी इसमें इन्वॉल्व है, वो लोग भी बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक सवाल है मन में कि लंपी बीमारी अगर हुआ, जैसे कि कई राज्यों में हो, तो आर्थिक क्षति किसानों को कितना होता है इससे? देखिए, कैजुअलिटी पहले कम हुआ था, इस बार कुछ ज़्यादा हो रहा है, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक क्षति इसका बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो जानवर बीमार होता है, दूध में कमी होती है, दूध का उसका लॉस होता है। उसके बाद जानवर जो भी जानवर इससे बीमार होता है वो लंबे समय तक उसकी उत्पादकता प्रभावित होती है, उसको रिकवर करने में काफ़ी समय लगता है। कोरोना में जिस तरह से लोग प्रभावित होते थे, इसमें अगर कम प्रभावित हुए तो एक महीने के अंदर में भी रिकवर कर जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जानवर प्रभावित होता है वो लंबे समय तक इससे परेशान रहता है। उसकी रोग निरोधक क्षमता कम जाती है, दूसरे बीमारी से लड़ने की क्षमता कम जाती है। दूध अगर देने वाला जानवर है तो उसकी दूध की क्वालिटी, सबसे अहम चीज़ है कि अगर जानवर कोई गर्भ से है तो उसमें गर्भपात होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और दूसरा है कि यहाँ आप भारत चमड़े का भी बहुत बड़ा निर्यातक देश है, और लंपी स्किन डिजीज होने के बाद जो स्किन का क्वालिटी है वह बहुत हद तक ख़राब हो जाता है, और जो उसका चमड़ा है, जो हाइड है, वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता है। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी है, जो इसलिए इससे हम लोग किसान भाई अब अपने तरफ से जो कर सकते हैं, सरकार अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार है और मॉनिटर कर रही है इसको, निदेशालय स्तर से लेके और जिला स्तर तक, प्रखंड स्तर तक उनके साथ मीटिंग बुला के सारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी अब इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन किसान भी अपने तरफ से जो रोकथाम का उपाय बताया गया है कि मच्छर, मक्खी और अठोड़वा, और अपनी जो उनका जो खटाल है या पशु को बांधने का जगह है उसकी जहाँ तक सफाई कर सकें वो करें, और नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका कोई इलाज है नहीं, इसका रोकथाम ही सबसे अच्छी चीज़ है। इसके बाद वैक्सीनेशन की बात है, लेकिन वो उसकी नौबत आएगी तो सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन किया जाएगा। डॉक्टर साहब, जब कोई नई बीमारी आती है तो किसानों के बीच भ्रांतियां भी कई प्रकार की होती है। कुछ लोगों में ये धारणा बनती है कि लंपी बीमारी अगर हो गया तो दूध उसका दूषित है, मनुष्य के पीने योग्य नहीं है, या उसका गोबर का भी अपने यहाँ बहुत सारा उपयोग है, तो उसके उपयोग में भी लोगों को डाउट होने लगता है, संभावनाएं बनती है कि कहीं ऐसी बीमारी हमको तो नहीं पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में ये भ्रांतियाँ क्या है, और इससे मतलब कैसे हम देखते हैं कि क्या दूध भी दूषित हो सकता है, गोबर भी दूषित हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह जूनोटिक डिजीज नहीं है। तो जूनोटिक डिजीज़ का मतलब होता है वैसा डिजीज जो पशु से आदमी में फैले या आदमी से पशु में फैले, दोनों तरफ से फैलने वाली बीमारी को जूनोटिक बोलते हैं। तो लंपी स्किन डिजीज जूनोटिक डिजीज नहीं है। जैसे जूनोटिक डिजीज आपको एक रेबीज है, जो सभी लोग जानते हैं कि कुत्ता काटने से बीमारी हो जाती है। तो उस तरह से आप अगर कोई जानवर हल्का प्रभावित है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, तब तो उसका दूध होगा ही नहीं उसको, या दूध होता भी है तो फट जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप वैसे ही उसके दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप तो इसको खाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से उबाल के इस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह आपको अगर आपका जानवर बीमार पड़ जाता है तो उसको छोड़ने में या देखभाल करने में भी कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह उससे आपको फैलने की कहीं से किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। कृषक बंधु, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लंपी बीमारी में बचाव ही उपचार है। अगर इससे आप बचा लिए अपने जानवरों को तो समझिए आप इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर लिए। ध्यान देना है कि जो इसके वाहक हैं वो किसी बीमारी को किसी प्रकार का लक्षण अगर दिखे तो उससे फैलाव नहीं हो, यही इसका बचाव है। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और नई बीमारी जो अभी दहशत में है हमारे किसान भाई, बिहार के किसान भाई पशुपालक, चूँकि बिहार में बड़े पैमाने पर किसान भाई के पशुपालन करते हैं, तो उसके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।